सुनिए, इकोनॉमिक्स में टोटल हम लोगों को बात नहीं, इकोनॉमिक्स में टोटल हम लोगों को आपको चैप्टर पढ़ना है। ऐसे तो चैप्टर देखा जाए तो 4 से 5 पढ़ना है, लेकिन अंदर ब्रेक करके हम 11 चैप्टर बनाए हैं। उसमें अपने कंटेंट में 11 चैप्टर दिए हैं। सारे के सारे चैप्टर रिवीजन करा दे रहे हैं। अच्छे से सुनना है, कंसंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पे रखना है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं रखना है। समझ गए? आराम आराम से रिवीजन करा रहे हैं, सबको समझ में आएगा। समझ रहे हैं? और एक बार जाकर घर पे वीडियो वापस से देख लीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से सुनो। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग पढ़े थे 2 तरीका का इकोनॉमिक्स था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स के माध्यम से लोगों के जरूरत के बारे में अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइफ। नॉर्मल जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, ये किसके माध्यम से हम लोग स्टडी करते हैं भाई? इकोनॉमिक्स में। समझ पा रहे हैं? तो अगर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ, ये इकोनॉमिक्स का पिता कौन है भाई? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का पिता कौन है? इकोनॉमिक्स के माध्यम से मनुष्य के जरूरतों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। समझ रहे? अब इकोनॉमिक्स 2 तरीका का होता है, माइक्रो, मैक्रो। जब हम लोग के मनुष्य के जरूरत के बारे में जिसके जरिए अध्ययन किया जाएगा उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? हम लोग के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको क्या जरूरत है, किस प्राइस पे गुड्स को लेना चाहता है, उसके लिए क्या सप्लाई का व्यवस्था किया जाए, इसको हम कहते हैं माइक्रो। और जब पूरा देश का बात करेंगे उसको क्या कहते हैं? मैक्रो। देश का स्टडी करेंगे उसको क्या कहते हैं? मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स 2 तरीका का है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग का स्टडी जिसके जरिए किया जाएगा इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का, जब पूरे देश का बात होगा, देश का स्टडी किया जाएगा, इसको हम कौन सा इकोनॉमिक्स कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा बोलिए? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस किया जाता है, और मैक्रो में एनालिसिस किया जाता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि एक इंडिविजुअल को किस प्राइस पे गुड्स चाहिए, किस प्राइस पे सप्लाई किया जाए, इसका अध्ययन होता है। और मैक्रो में पूरा देश का स्थिति का अध्ययन किया जाता है कि देश का जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट का समस्या क्या है, गरीबी क्या है, ये सारा स्टडी किया जाता है। कहां पे? मैक्रो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। 2 तरीका का और इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स खाली फैक्ट्स को बता देगा, ये चीज है, समझ पा रहे हैं? ओपिनियन दे देगा, सच्चाई को दर्शा देगा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसके ऊपर ओपिनियन देता है, क्या करना चाहिए, वैल्यू देता है कि ये करने से अच्छा होगा। इसको हम कौन सा इकोनॉमिक्स कहते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कौन सा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स माने ऐसा ऐसा ये चीज है, वो आपको बता देगा, डेटा बता देगा इसके बारे में। इसको कौन सा इकोनॉमिक्स कहते हैं? पॉजिटिव। समझ पा रहे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट द डेटा, फैक्ट्स, रॉ, ये सबको एक्सप्लेन कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू। ये ओपिनियन देता है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम कौन सा इकोनॉमिक्स कहते हैं? नॉर्मेटिव। कौन सा इकोनॉमिक्स? एक और वर्ड हम लोग पढ़े थे, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मींस शॉर्टेज। जब कमी हो जाएगा उसको कहते हैं स्केर्सिटी। किसी भी चीज का कमी होगा उसको हम क्या कहते हैं भाई? स्केर्सिटी। क्या कहते हैं? किसी भी देश का 3 ही प्रॉब्लम है, सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी देश का, या किसी भी देश का हटाइए, किसी भी व्यक्ति का 3 प्रॉब्लम है। जब कुछ भी करने जाइएगा तो आपको 3 को समस्या आएगा, क्या करे। कुछ भी करने जाइएगा तो क्या करे, पहला समस्या ही आएगा। समझ पा रहे हैं? क्या करें, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कैसे करें, किसके लिए करें, क्या करें, कैसे करें। तो किसी भी देश का यही आधारभूत समस्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू, ये है सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आप ही लोग कोई काम करने जाइएगा तो पहले दिमाग में आएगा क्या करें, फिर कैसे करें, और फिर किसके लिए करें। समझ रहे? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जब 10 पास किए होंगे तब दिक्कत हुआ होगा, क्या पढ़े, आर्ट्स पढ़े कि साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े। फिर आप लोग जैसे तैसे डिसीजन लिए कि कॉमर्स पढ़ना है, फिर कैसे पढ़े, तो इसके स्कूल में नाम लिखवा लिया जाए, ट्यूशन टीचर पकड़ लिया जाए। समझ रहे?
और फिर किसके लिए पढ़े, किसके लिए पढ़ते हैं आप लोग? अपने लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? खुद के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? इसी के साथ चैप्टर 1 हम लोग का खत्म होता है। नेक्स्ट है हम लोग का डिमांड। सुनिए, डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। किसी वस्तु को खरीदने के लिए खरीदने का इच्छा शक्ति होना चाहिए और रुपया होना चाहिए। खरीदने का इच्छा शक्ति और खरीदने का इच्छा है लेकिन पॉकेट में रुपया नहीं है, डिमांड नहीं होगा। समझे? तो खरीदने का मन होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? रुपया होना चाहिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? खाली रुपया और मन से नहीं होगा, हिम्मत भी होना चाहिए। हाँ किन लेंगे, हाँ क्या करेंगे, जिसको कहते हैं विलिंगनेस, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। कभी कभी देखना रास्ते में जाते हो मन कर दिया आइसक्रीम खाने का, पैसा भी है, दुकान के पास जाके फिर पलट जाते, छोड़ नहीं खाएंगे, पैसा खर्चा हो जाएगा। क्यों? क्या दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो डिमांड इज द डिजायर टू परचेज। डिमांड इज द कौन डिजायर? भयंकर वाला जो दृढ़ इच्छा शक्ति, किन लेंगे। डिमांड इज द डिजायर टू backed by the purchasing power, backed by the, बोलो क्या बोले? डिमांड इज द backed by the, डिमांड इज द backed by the। क्लियर है क्या? पक्का। डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स है जो डिमांड को या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे, जिसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं और फंक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फंक्शन ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिमांड दो तरीका का होता है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, मेरा खुद अकेला का डिमांड को क्या कहेंगे? इंडिविजुअल। क्या कहेंगे? सबका डिमांड को जोड़ देंगे तो कौन सा डिमांड? मार्केट डिमांड। कौन सा डिमांड? मेरा खुद का अकेला का है इंडिविजुअल, सबका डिमांड जोड़ दो, कौन सा डिमांड हुआ? मार्केट। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व है जो या तो डिमांड को घटा देंगे या तो बढ़ा देंगे, या तो घटाएंगे या तो बढ़ा देंगे। तो क्या डिटर्मिनेंट्स है सुन लीजिए। पहला है नीड ऑफ द इंडिविजुअल, जितना ज्यादा जरूरत उतना ज्यादा खरीदेंगे, कम जरूरत कम खरीदेंगे, नहीं जरूरत नहीं खरीदेंगे। नीड ऑफ द इंडिविजुअल मतलब क्या? हायर द नीड हायर विल बी डिमांड, लोअर द नीड लोअर विल बी डिमांड, नो नीड नो डिमांड। इसी को हम क्या कहते हैं? नीड ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल बी चेंज डिमांड विल बी चेंज। समझ पा रहे? चाय पीते थे अच्छा नहीं लग रहा, कॉफी पियेंगे। समझ पा रहे? बीड़ी पीते थे अच्छा नहीं लग रहा, सिगरेट पियेंगे। समझ पा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड स्वाद और पसंद चेंज, डिमांड चेंज। समझ पा रहे? शर्ट पैंट पहनते थे अच्छा नहीं लग रहा, जींस टी शर्ट पहनेंगे। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो प्रेफरेंस है ये। क्लियर है क्या? तो नीड ऑफ द इंडिविजुअल, नीड ऑफ द, दूसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड, तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर का इनकम चेंज डिमांड चेंज, कस्टमर का इनकम चेंज डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? फिर आपका क्या हो जाएगा भाई? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स? एक गुड्स के बदले दूसरा इस्तेमाल करेंगे, एक का बदले, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरा का डिमांड पर असर हो गया, एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरा का डिमांड पे, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा गुड्स? ये डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के। क्या है भाई? नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या आता है बोलिए? लॉ ऑफ डिमांड इज द relation between price and commodity. Price rises, demand will be fall. Price fall, demand will be. Law of demand किसका रिलेशन को दर्शाता है? प्राइस और कमोडिटी। प्राइस और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? लिखेंगे कैसे? लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। Law of demand is the relation between when price rises, demand will be fall. Price fall, demand will be. Other factor will be remaining. कौन से? अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। अन्य कारक, जैसे इस बार आम तो बहुत सस्ता हो गया था, इस सीजन में आम तो बहुत गर्दा उड़ान था, सस्ता था। मैंने पिछला साल भाई, पिछला साल का बात कर रहे। आम 2 रुपया किलो मिलता था, 5 रुपया किलो सारा हुआ गरीब लोग वाला, 5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो ऐसे करके आम था। समझे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे? 20 रुपया किलो, मैंने बेहतरीन आम था। तो देखिए लोग खाया कि नहीं खाया? प्राइस कम था, डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड। अच्छा, ऐसा हल्ला हो जाता कि आम खाते ही हॉस्पिटलाइज, तो सस्ता होने के बावजूद भी कोई नहीं किनेगा। क्यों? अन्य कारक स्थिर नहीं है। अन्य कारक स्थिर, इसी को कहते हैं अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है? लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा, जहां पे लागू ही नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी, लोग देखा देखी करते हैं ना, उसके पास इतना महंगा सामान है मेरे पास भी होना चाहिए, तो वहां प्राइस मैटर नहीं करता है।
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन वेवलेन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट मैंने पैसा ज्यादा लिया मैंने माल सही, पैसा कम लिया मैंने माल खराब दिया है, इसको कहते हैं वेवलेन इफेक्ट। क्या कहते हैं? कुछ लोग का ऐसा सोच होता है, समझ रहे? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसा ज्यादा ले तो माल बढ़िया ही दे दिया, ऐसा नहीं हो। इन लोगों को सोच होता है, तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होता। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट में ऐसा होता है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है, प्राइस कम है तो डिमांड भी, तो ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर है क्या? डिमांड दो तरीका का होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड माने सेम एज लॉ ऑफ डिमांड, सेम एज लॉ ऑफ प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड, इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और एक होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड माने प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट डिमांड विल बी चेंज ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, ड्यू टू द, सुन लो प्राइस स्थिर है, बालक सुनो ध्यान से, क्या कर रहे हैं भाई, फोकस करिए। अच्छा पढ़ा लेने दो फिर तुम लोग काल मंडराना, ध्यान से समझो। बालक ठीक से बैठो, पॉज करिए, ऊपर वाला दबाओ, ऊपर वाला फोकस हो गया। सुनो, डिमांड दो तरीका का है भाई, कौन कौन सा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है? प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट डिमांड विल बी ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, ड्यू टू द, उसको हम क्या कहते हैं भाई? चेंज इन डिमांड। चेंज इन, ये सब जगहों में डायग्राम लगेगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सुनो ध्यान से, लॉ ऑफ डिमांड का ये डायग्राम है, लॉ ऑफ डिमांड का ये डायग्राम है, देख लो ऐसे ऐसे, देख रहे हो? हम थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहे हैं तो थोड़ा मेरा पतला मोटा हो गया है डब्बा, उस तरीका का नहीं होना चाहिए। तो इसी को लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, चेंज इन डिमांड का भी डायग्राम यहाँ देख लीजिए। प्राइस स्थिर रहेगा तो ये तो पी है, बोल तो रहे प्राइस स्थिर रहेगा, तो डिमांड कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डिमांड का रेखा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं? डिमांड का रेखा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे हो जाएगा। D1, D2, D3 पढ़ाते समय सब कराए थे। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है सप्लाई। सप्लाई, डिमांड माने मांग होता है, डिमांड माने क्या होता है? मांग है। सप्लाई माने होता है कि आओ पूर्ति कर देंगे। सेलर कहता है आइए पैसा दीजिए पूर्ति कर देंगे, माल दे देंगे आपको, आप पूर्ति। सप्लाई का हिंदी क्या होता है? आप पूर्ति माने आओ पूर्ति कर देंगे, जो चाहिए आइए पैसा दीजिए सामान दे देंगे, इसको कहते हैं सप्लाई। क्या कहते हैं? तो सप्लाई का डेफिनेशन हम लिखवाए थे, समझाए थे, बुक में भी दिए थे। सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन विच सेलर willing to sell in the market at a given price at a given period of time, at a given price at a given period of सेलर तो डेली मार्केट में बैठा है, समझ पा रहे हैं? डेली का एगो भाव लेके आता है कि इतना पैसा दीजिएगा तो आपको सामान दे देंगे। राज फोकस करो, जितना पैसा दीजिएगा तो हम आपको सामान दे देंगे, इसको क्या कहते हैं? सप्लाई। क्या कहते हैं? क्लियर? सप्लाई का जो कर्व होता है ये अपवर्ड स्लोपिंग की तरह बनता है। सप्लाई का कर्व ऐसे बनाइएगा, ऐसे, ये वाला पहले टाल लीजिएगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग, फिर ये देख रहे हैं, ये मिलाना है। ये सप्लाई का भी कर्व होता है और लॉ ऑफ सप्लाई का भी कर्व होता है, देख रहे हो? इस तरीके से पहले ये फिर ये ऐसे मिलाना है। डायग्राम कैसे याद रहेगा? प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद रहेगा। समझ रहे? किसका बात करें? क्योंकि हम अपने टाइम में प्रैक्टिस करके ही हम लोग याद रखते थे, बना के बनाइएगा 2-4 बार तो याद हो जाएगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और अभी भी हम लोग डायग्राम थोड़ी ना याद किए हैं। किसका डायग्राम कैसे बनेगा? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे आपको बनाया जा रहा। किसका बात करे भाई? सप्लाई। किसका? नेक्स्ट हम लोग का लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है, प्राइस कम है तो सप्लाई भी। अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। अन्य कारक, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई विल बी राइजेस, प्राइस फॉल सप्लाई विल बी फॉल, अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं भाई? माने प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। सच बात है, टमाटर का दाम देख लेना, प्राइस ज्यादा हुआ था तो टमाटर हो गया था, सब लोग मांग रहे थे। प्याज का दाम कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो सप्लाई भी ज्यादा होता है। ये लोग, सेलर कहता है कि दाम ज्यादा होता है ना तो बिकता भी है, माल टिकता नहीं है, तुरंत उड़ जाता है क्योंकि माल कम है, गुड्स तो कम है, तुरंत बिक जाता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का कुछ एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई का नियम लागू नहीं होता है। एक्सेप्शन में है आपका क्या चीज भाई? एग्रीकल्चरल गुड्स, खाने पीने का चीज पे लागू नहीं होगा। पेरिसेबल गुड्स, खराब होने वाला सामान पे ये नियम लागू नहीं होगा। पेरिसेबल गुड्स। फिर क्या था भाई? ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल जहां हथौड़ा मार के 3 बार होता है, वहां पे नहीं होगा।
एंटी गुड्स कोई है, जैसे गांधी जी का टूटा हुआ चश्मा है, इस तरीका का कोई गुड्स है तो वहां पे इसका नियम लागू नहीं होगा। एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ सप्लाई का ये एक्सेप्शन है। सप्लाई भी दो तरीका का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई माने एक सेलर का सप्लाई, सप्लाई ऑफ वन सेलर। मार्केट सप्लाई माने सप्लाई ऑफ ऑल सेलर, सप्लाई ऑफ, इसको कौन सा सप्लाई कहते हैं? मार्केट सप्लाई। कौन सा सप्लाई? सप्लाई दो तरीका का होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई माने सेम एज लॉ ऑफ सप्लाई, सेम एज, प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है, प्राइस कम है तो सप्लाई भी, माने प्राइस राइजेस सप्लाई विल बी राइजेस, प्राइस फॉल सप्लाई विल बी फॉल, अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। और चेंज इन डिमांड में क्या होता है? प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट सप्लाई विल बी चेंज ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। ड्यू टू द, प्राइस स्थिर रहेगा बाकी सप्लाई चेंज हो जाएगा, काहे? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ सप्लाई के कारण। इसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में भी एक कंसेप्ट हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सिलेबस में नहीं है ना? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, उसी में सुनो भाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अच्छे से सुनो, सप्लाई में चेंजेज हो जाएगा अगर 1% सप्लाई के फैक्टर्स में चेंजेस हुआ तो सप्लाई में चेंज हो जाएगा। इलास्टिसिटी माने एडजस्टेबल चेंजेज, इलास्टिसिटी माने एडजस्टेबल चेंजेज। इलास्टिसिटी में दो गो वर्ड आता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक। इलास्टिक माने चेंज, इन इलास्टिक माने नॉट चेंज। इलास्टिक माने चेंज, इन इलास्टिक माने नॉट चेंज। तो किसका बात कर रहे हैं भाई? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। किसका बात कर रहे हैं? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में एक ही चीज आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्राइस में परिवर्तन होने के कारण सप्लाई में परिवर्तन होगा, प्राइस में परिवर्तन होने के कारण सप्लाई में परिवर्तन होगा, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर इसको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? इट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, इट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स विल बी रिमेनिंग द सेम, is called price elasticity of supply. It's called price elasticity of supply का फॉर्मूला था, ES इक्वल टू लिखवाए थे, परसेंटेज चेंज, डेल्टा को चेंज कहते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 तरीका का होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 तरीका का होता है। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, सुना ध्यान से, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक माने नॉट चेंज, और एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली, एक होता है यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, और एक होता है हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, और एक होता है हाईली इलास्टिक, और एक होता है हाईली इन इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक। अच्छे से समझिए एकदम, सुना, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? प्राइस चेंज होगा लेकिन सप्लाई सेम रहेगा, प्राइस चेंज होगा लेकिन सप्लाई, डीजल पेट्रोल गैस प्राइस चेंज हो बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सप्लाई सेम रहेगा। इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका जो कर्व होता है ना वर्टिकल होता है, पूछता है कर्व कैसा होता है तो वर्टिकल होता है, ऐसा कर्व ऐसा होता है वर्टिकल। कर्व कैसा होता है? इसका वैल्यू होता है ES इक्वल टू 0, ES इक्वल टू, अब परफेक्टली इलास्टिक माने प्राइस स्थिर है लेकिन कभी कम बिकेगा कभी ज्यादा बिकेगा। जैसे पार्ले जी 3 रुपया बचपन में खाया, आज भी पार्ले जी 3 रुपया में खा रहा, कभी ज्यादा बिक रहा कभी कम बिक रहा है, तो इसका कर्व होता है हॉरिजॉन्टल। कर्व कैसा होता है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, माने स्वतंत्र हो गया, इन्फिनिटी इसका साइन होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। यूनिटरी इलास्टिक जिसका वैल्यू क्या होता है? 1, ES इक्वल टू 1, ES इक्वल टू वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहते हैं? हाईली इलास्टिक क्या होता है? इसका वैल्यू होता है ES ग्रेटर देन 1, ES ग्रेटर देन, माना जितना से प्राइस चेंज उससे ज्यादा सप्लाई चेंज, जितना से प्राइस चेंज उससे ज्यादा, इसको कहते हैं हाईली इलास्टिक। और हाईली इन इलास्टिक किसको कहते हैं? जितना से प्राइस चेंज उससे कम सप्लाई चेंज, जितना से प्राइस चेंज उससे कम, इसको कहते हैं हाईली इन इलास्टिक, हाईली। और यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितना से प्राइस चेंज उतना से ही सप्लाई चेंज, बराबर बराबर हुआ, बराबर बराबर हुआ, इसका वैल्यू होता है ES इक्वल टू 1, माना 10 से सप्लाई चेंज हुआ तो 10 से प्राइस चेंज हुआ 1। हाईली माने जितना से प्राइस चेंज उससे ज्यादा सप्लाई चेंज, इसको कहते हैं हाईली इलास्टिक। और हाईली इन इलास्टिक क्या कहते हैं भाई? जितना से प्राइस चेंज उससे ज्यादा सप्लाई चेंज। अच्छा, हम लोग क्या समझ रहे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या समझ रहे? ठीक उसी तरीका से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का है।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी डेफिनेशन वही होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वहां था सप्लाई, यहां था डिमांड, ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस, ड्यू टू द 1% चेंज इन, डेफिनेशन सेम होगा। क्वांटिटी डिमांड के बदले क्या लग जाएगा, सप्लाई के बदले क्वांटिटी डिमांड लगेगा, सप्लाई के बदले यहां सेम रहेगा, यहां हो जाएगा क्यूडी, क्या हो जाएगा, और नीचे सेम रहेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ना 5 तरीका का होता है परफेक्टली। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी 5 तरीका का, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 5 तरीका का। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, हाईली यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ, 5 तरीका का वो भी होता है, डेफिनेशन सेम होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हो रहा है, प्राइस विल बी चेंज बट डिमांड विल बी रिमेन द सेम, कर्व होगा वर्टिकल, कर्व कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो रहा है कि स्मॉल चेंजेस इन प्राइस बट डिमांड विल बी इन्फिनिटी, डिमांड इन्फिनिटी रह रहा है, तो दैट्स व्हाई कर्व शुड भी कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल। कर्व कैसा होगा, और यूनिटरी माने क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, माने प्राइस उतना से ही चेंज हुआ जितना से डिमांड चेंज हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी। क्या कहते हैं, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको कहते हैं हाईली इलास्टिक। और हाईली इनइलास्टिक किसको कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ही तरीका का है, खाली वर्ड चेंज कर देना है। अगर सप्लाई है तो सब जगह सप्लाई का बात आएगा, और डिमांड है तो सब जगह डिमांड का बात आएगा, सेम है। क्लियर है क्या, क्लियर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द 1% चेंज इन इनकम, डिमांड में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के कारण, डिमांड में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के, उसको हम क्या कहते हैं भाई, बताइए, उसको क्या कहते हैं भाई, इनकम इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं। इनकम इलास्टिसिटी 3 तरीका का है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बोलो क्या बोले हैं, जोर से बोलिए, समझ रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव किसका बात करें, इनकम इलास्टिसिटी किसका बात कर रहे हैं, पॉजिटिव किसके लिए होगा, पॉजिटिव कौन सा गुड्स के लिए होगा, और नेगेटिव किसके लिए होगा, इन्फीरियर गुड्स। और जीरो नो रिलेशन, जीरो अगर नॉर्मल गुड्स है तो इनकम किसी का बढ़ेगा तो और खाएगा नॉर्मल गुड्स, समझे। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किसके लिए है, इन्फीरियर गुड्स। किसी का इनकम कम है तो खराब खराब माल खा रहा है, इनकम ज्यादा होगा तो खराब माल खाएगा कि बढ़िया माल खाएगा, इन्फीरियर गुड्स। और जीरो माने कोई रिलेशन नहीं इनकम से, और उसका कोई रिलेशन नहीं, समझता है, इसको कहते हैं जीरो। क्या कहते हैं, नेक्स्ट है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, एक का प्राइस में परिवर्तन तो दूसरा का डिमांड में परिवर्तन। जैसे बहुत सारा ऐसा हम एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं, जैसे गुड नाइट का वो इलेक्ट्रिक वाला लेने जाइएगा ना, तो मशीन और उसका ऑयल रहता है, मशीन और उसका ऑयल आपको 65-70 रुपये में मिल जाएगा, समझ गए। अब अगला बार गुड नाइट का ऑयल है तो आपको गुड नाइट का ही ऑयल लाना होगा, मशीन गुड नाइट का है तो ऑयल गुड नाइट का लाना होगा, तो अगला बार जब जाइएगा ऑयल लेने तो आपको खाली ऑयल का 65 रुपया। अब मशीन आपके पास गुड नाइट का है तो आपके पास ऑप्शन कुछ बचता नहीं है, आप किसका लीजिएगा भाई, ऑयल गुड नाइट का। ये पेन वाला भी 8 लाइन यही कंसेप्ट करता है, पेन जाइएगा बेच देगा 2500 रुपए में, 25 टका पेन। पेन आ गया, अब 8 लाइन का है तो 8 लाइन का इंक काम करेगा, दूसरा इंक काम नहीं करेगा। अब इंक लेने आइए 50 रुपया डबल। अब 8 लाइन का है तो मजबूरी में 8 लाइन का इंक लीजिएगा, दूसरा आप ले नहीं सकते हैं, दूसरा लीजिएगा ये खराब हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्रॉस प्राइस, एक का दाम कम कर दो मशीन उसके घर में तो बार बार रिचार्ज उसका कराएगा। जैसे जियो कंपनी किया था, शुरुआत में सिम फ्री में बांट दिया, पूरा जनता को बोला लो लो मजा लो मजा लो, समझ रहे, लोग मजा लिया। फिर बोला कि ना मेंबरशिप बनना पड़ेगा, फ्री में 100 रुपया लिया खर्चा उठाने के लिए। फिर बोला अब रिचार्ज करो, तो मान लीजिए सबके पास सिम चला गया जियो का, तो रिचार्ज का एयरटेल का होगा, रिचार्ज किसका होगा, समझे। मुकेश अंबानी जी आकर इंटरव्यू में बोले भी थे कि हम बहुत खुश है कि इतने लोग रिचार्ज कर रहे हैं, मेरा सर्वर डाउन हो गया है इसलिए रिचार्ज लोगों का नहीं हो पा रहा है, इसलिए 3 महीना का और हम फ्री करते हैं, तो 6 महीना फ्री हो गया था। हम खुश है लोगों का परफॉर्मेंस को देख करके।
समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो और हम 3 महीना का फ्री करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं भाई? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो क्या बोले हैं? समझ है? सुनिए, मैंने जो 3 महीना का मजा ले लिया वो अब रिचार्ज कराओ। अब जो नया नया लेगा उसको भी अब 3 महीना का मिलेगा मजा। समझा? किसका बात कर रहे भाई? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो क्या बोले? माने एक का प्राइस कम कर दो, दूसरा का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक का प्राइस कम कर दो, दूसरा का डिमांड नहीं। समझे? हम लोग अपने विद्यालय में भी करते हैं, एडमिशन फ्री। आइए, अब एडमिशन फ्री में आ गए तब बुक बेचेंगे, ड्रेस बेचेंगे, कॉपी बेचेंगे आपको। समझे? उतना मार्जिन तो नहीं होगा बट कुछ मार्जिन तो हो ही जाएगा। उतना नहीं होगा बट कुछ होगा। नहीं समझे? क्रॉस प्राइस, एक को कम करो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। एक को कम करो दूसरा का, क्यों नहीं आएंगे? प्रचार कर रहे हैं भाई। एडमिशन ओपन है, एडमिशन ओपन है। कोई होगा तो बोल दीजिएगा। 9 का, हाँ फ्री में एडमिशन 9 का कर लेंगे। क्लास 9 का फ्री में एडमिशन कर लेंगे। बोलते रहे फ्री में, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ वीडियो में ही बोल रहे हैं, फ्री में, फ्री में कर देंगे। बुक कॉपी खाली कितना होगा? नहीं, बाहर से नहीं किन सकते। आइए, बात नहीं, किसका बात कर रहे भाई? क्रॉस प्राइस। तो एडमिशन चालू है, एडमिशन कोई होगा तो करवा दीजिएगा आप लोग। आइए, किसका बात कर रहे हैं? क्रॉस प्राइस। किसका? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी 3 तरीका का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बोलो क्या बोले? पॉजिटिव का एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स? माने एक के बदले दूसरा, टी के बदले कॉफी, गैस के, किरोसिन के बदले गैस, किरोसिन के बदले समझ, एक के बदले दूसरा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, एक के बदले दूसरा, शर्ट के बदले टी शर्ट, ट्यूबलाइट के बदले बल्ब, गैस। तो मजा तो एक ही देता है ना। किरोसिन से क्या करते हो? खाना बनाते हो। गैस से भी खाना बनाएंगे। हम इजी हार्ड का बात नहीं की। एक के बदले दूसरा इस्तेमाल, बात नहीं, एक के बदले दूसरा इस्तेमाल करके वो काम किया जा सकता है। नहीं समझा? अब शर्ट के बदले टी शर्ट पहन के काम चलाया जा सकता है, ट्यूबलाइट के बदले बल्ब जलाकर काम चलाया जा सकता है। इसको कहते हैं, अंतर तो है, हम कहां बोले अंतर नहीं है? हम अंतर बोले नहीं है। सब्स्टिट्यूट माने एक जैसा, रिप्लेस करना, एक के बदले दूसरा यूज करना, और आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अब किरोसिन पे थोड़ा सेटिस्फेक्शन अलग है, गैस का सेटिस्फेक्शन अलग है, लेकिन खाना तो बनेगा ना भाई, खाना तो बनेगा, सेटिस्फेक्शन अलग है, लेकिन उसके बदले ये इस्तेमाल किया जा सकता है। सुना ध्यान से, एक के बदले दूसरा यूज किया जा सकता है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हो? हूबहू कैसे हो जाएगा? हूबहू रहेगा तो फिर दोनों का एडवांटेजेस खत्म हो जाएगा। जैसे टी और कॉफी दोनों अलग है, दोनों का डिफरेंट है, बट टी नहीं है तो कॉफी तो पी सकते हैं, टी के बदले कॉफी पी सकते हैं, कॉफी के बदले टी पी सकते हैं। इसका मतलब बोल रहे हैं दोनों तो सेम नहीं है, तो हम कहां से बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूट है। क्या है? ये नहीं तो आप ये ले सकते हैं। समझा? ये नहीं तो आप ये समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट। क्या कहते हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब गांव में मताल लोग जाते हैं तो तारीफ, गांव में मताल लोग जाता है, सुनो ध्यान से, ड्रंकन मैन लोग गांव में जाता है तो तारीफ पीता है। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट। समझा? चलो बोलना तो ज्यादा बको मत। पहला कौन सा है रे बाबा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट, एक के बदले दूसरा इस्तेमाल करो। निगेटिव का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा? एक को कम करो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा, एक को कम करो दूसरा का डिमांड, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? और नेगेटिव माने नो रिलेशन। नेगेटिव माने ये होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव कर रहे हैं, मुंह बंद रखिए एकदम। कंज्यूमर बिहेवियर। सुनो भाई, कंज्यूमर बिहेवियर में, कंज्यूमर बिहेवियर में पहले 2 टॉपिक हम लोग का है कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का 2 अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच को दिया था मार्शल, मार्शल दिया था। समझ पा रहे हैं? कार्डिनल अप्रोच माने जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट मनी, जिसको मेजर कर सकते हैं उसको कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। कार्डिनल अप्रोच में आएगा मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपस में आप लोग बात करिएगा तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा फोकस करिए, सब चैप्टर कवर करना है। कितना अप्रोच है भाई?
कौन कौन सा? कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल माने मिजरेबल, कार्डिनल माने कार्डिनल में आएगा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी माने एडिशनल, मार्जिनल यूटिलिटी माने जैसे बहुत ज्यादा भूखे रहोगे ना तो पहला रोटी खाओगे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, संतुष्टि ज्यादा मिलेगा। लगले दूसरा रोटी खाओगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा बट थोड़ा कम, पहले की अपेक्षा थोड़ा कम। तीसरा खाओगे तो पहले की अपेक्षा और थोड़ा कम मिलेगा। चौथा खाओगे तो पहले की अपेक्षा और थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। पांचवा खाओगे तो पहले की अपेक्षा थोड़ा सेटिस्फेक्शन और कम मिलेगा। छठा खाओगे, भूख अगर खत्म हो गया तो मुंह तो चलाओगे जबरदस्ती में, लेकिन सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन 0। और आठवां नौवा भी खा लिया तो निगेटिव, उल्टी कर देगा, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ये होता है मार्जिनल। क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी माने इट इज एडिशन है, इट इज एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी when one extra unit will be consumed. It is addition to the total utility when one extra unit will be consumed. It may be positive, 0, negative. पॉजिटिव 0, इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी क्या होता है भाई? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दो, मार्जिनल यूटिलिटी को क्या निकल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल को जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? क्लियर? अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एकदम प्रैक्टिकल बात बोला, एकदम प्रैक्टिकल बोला। एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करोगे तो संतुष्टि का लेवल कम हो जाएगा। एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करोगे तो सेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो जाएगा, यहां तक 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कौन बोला ये? क्लियर? मान लो हमको ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है तो बार बार पहन रहे हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? शुरू में तो ज्यादा मिलेगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि छेदा छेदा हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। समझ पा रहे? फेंकना पड़ेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? किसका बात करें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, बात नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल माने व्हेन वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर सेम कमोडिटी देन सेटिस्फेक्शन लेवल इज डिक्रीजिंग। सेटिस्फेक्शन लेवल इज, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारे के सारे कौन से अप्रोच में आता है? कार्डिनल अप्रोच। कौन सा? कौन दिया था? मार्शल। कौन दिया था? नेक्स्ट है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच को दिया था हिक्स एलन पैरेटो। बोलने दो भाई, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? ऑर्डिनल अप्रोच को कौन दिया था भाई? हिक्स एलन पैरेटो। बोलो क्या बोले? ऑर्डिनल अप्रोच में क्या बोला गया था? ऑर्डिनल अप्रोच नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी यूनिट क्वांटिटी, इसको माप नहीं सकते हैं। इट्स प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, ये संतुष्टि देता है, मापा नहीं जा सकता है, लेकिन ये क्या देता है भाई? संतुष्टि। क्या देता है? इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा अप्रोच भाई? ऑर्डिनल। कौन सा? ऑर्डिनल अप्रोच में सबसे पहले आता है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इन द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू पे एंड एक्चुअल टू पे। रेडी टू पे एंड, मान लो बाजार में हम कपड़ा किनने जा रहे, 1000 रुपया खर्च करने के लिए रेडी है कि 1000 रुपया खर्च कर देंगे। बाजार में गए तो 600 में किन लिए, कितना बच गया? खुशी होता है, इसी को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं? 1000 रुपया रेडी से खर्च करने के लिए बाजार में गए तो 1800 लग गया, कभी कभी ज्यादा भी लगता है। कितना ज्यादा लग गया? दुखी हो जाते हैं, घर में आके बोलते हैं 1000 रुपया देते हैं, पैसा कम दिए, हमको अपना लगाना पड़ा, बोले थे नहीं होगा। समझ रहे? या जिससे पूछे रहते कितना में हो जाएगा, उसको आगे बोलते तुम तो बोला था बेटा 1000 रुपया में हो जाएगा, 1800 लग गया। समझ रहे? क्या निगेटिव हो गया है? क्या हो गया भाई? निगेटिव। समझा? तो कंज्यूमर सरप्लस सुनो ध्यान से, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू पे एंड एक्चुअल टू पे। इट में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट में बी पॉजिटिव एंड। इसके अंदर में आता है इंडिफरेंस कर्व। है सुन लो, सुनो, किसका बात करें? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक लोकस है, डायग्राम देख लो इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व एक लोकस है, ये है लोकस, ये है लोकस, देख रहे हो? इंडिफरेंस कर्व क्या भाई? जिसमें बहुत सारे कमोडिटी बंडल है, लोग अपने इच्छा के अनुसार इसमें से कमोडिटी बंडल को कंज्यूम करते हैं। लोग अपने इच्छा के अनुसार, बोलने देगा कि नहीं बोलने देगा? लोग अपने इच्छा के अनुसार इसमें से कमोडिटी बंडल को कंज्यूम करते हैं और उनको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। जैसे आज संडे है, किसी का घर में चिकन बना होगा तो किसी के घर में मछली बना होगा, किसी का घर में वेज बिरयानी बना होगा तो किसी घर में चिकन बिरयानी बना होगा।
अलग अलग डिश बनता है। एक बात बोले तो लोग जब बनाए हैं तो अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से बनाए, खाएंगे तो उनको तो मजा उतना ही मिलेगा जितना लोगों को मिल रहा है, खा के थोड़े दुखी हो जाते हैं। सेटिस्फेक्शन तो सेम लेवल का। तो वैसे ही अलग अलग बंडल है, इसमें से कोई बंडल अगर उठा के खाते हो तो संतुष्टि का लेवल सेम मिलेगा। इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? क्या कस्टमर अपने हिसाब से खाता है, अपने हिसाब से खाता है और उसको उसी में संतुष्टि मिलता है। नहीं समझे? तो इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस इन विच कंसिस्टिंग डिफरेंट कमोडिटी बंडल। समझ पा रहे? इन विच ईच कमोडिटी प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेम लेवल ऑफ, सारे कमोडिटी बंडल सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हैं। सिंपल सा समझो ना, आप जो खाना खाते हैं अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन कम मिलता है क्या? दुखी हो जाते हैं क्या कि आज सारा तो हम दाल भात खा लिए? दुखी हो जाते हैं? नहीं, खुश रहते हैं। दाल भात खाने का मन है, दाल भात खाएंगे। समझा? खुश हो जाते हैं हम लोग। नहीं समझे? इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? अब इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज आता है, प्रॉपर्टीज। टू इंडिफरेंस कर्व कैनॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व ऐसे नहीं हो सकता, काट नहीं सकता अपने आप को। इंडिफरेंस कर्व इज द, क्या लिखवाए थे भाई? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नीचे की तरफ मुंह रहेगा तो कॉन्वेक्स, और ऊपर की तरफ मुंह रहेगा तो कॉनकेव। ऊपर की तरफ मुंह रहेगा तो, और नीचे की तरफ मुंह रहेगा तो कॉन्वेक्स। इट इज द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द, समझ पा रहे? इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कौन सी स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ पा रहे? इंडिफरेंस कर्व गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट ईच कमोडिटी बंडल। एट ईच कमोडिटी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है भाई? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका कर्व कैसा होता है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द, टू इंडिफरेंस कर्व कैनॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कट नहीं हो सकता। दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कट, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े। यह है इंडिफरेंस कर्व। इसी के तरह होता है आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट कर्व सेम प्रॉपर्टी जो होगा, सेम तरीका का डेफिनेशन होगा। आइसोक्वेंट क्या होता है? सुन लो, सुनो ध्यान से, बोलने तो पहले। आइसोक्वेंट प्रोडक्शन के लेवल में होता है, सुन रहे हो? आइसोक्वेंट किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। प्रोडक्शन के लेवल पे होता है। जो जितना में बिजनेस करता है उतना में ही वो खुश रहता है। नहीं समझे? नहीं रहता है। दूसरा को देख के क्या मिलेगा? और नहीं खुश रहोगे तो तुम बेटा कभी खुश नहीं हो पाओगे, दुखी रहोगे। समझे क्या बोले? और ऐसे ही मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। और जितना उतना में तो खुश रहना ही चाहिए, जितना उतना में खुश रहना चाहिए। आज 1000 रुपया कमाए तो 1000 रुपया में खुश रहेंगे, फिर कल चेष्टा करेंगे 10,000 कमाने का, फिर 10,000 कमाएंगे, फिर कल चेष्टा करेंगे 1 लाख कमाने का, फिर 1 लाख कमाएंगे, फिर चेष्टा करेंगे 1 करोड़ कमाने का, फिर 1 करोड़ कमाएंगे, फिर 1 करोड़ से हो गया तो 10 करोड़ कमाएंगे, फिर 100 करोड़ कमाएंगे। समझ रहे? एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, किसका बात कर रहे हैं? हम अपना बात नहीं कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आप लोग। आइए, क्यों हम दुखी होंगे किसी को देख के? नहीं समझे? खुश रहेंगे हर सिचुएशन में। नहीं समझा? हर सिचुएशन में खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो और हमको बेटर करना है, और हमको बेटर करना है। नहीं समझे? इसको हम क्या कहते हैं? आइसोक्वेंट। क्या कहते हैं? दूसरा को देख के टेंशन लेने से अच्छा कि खुश रहो, जितना है उतना, मेरे नसीब का उतना, हमको उसी में खुश रहना है। नहीं समझा? किसका बात कर रहे हैं? आइसोक्वेंट। क्या कहते हैं? किसका बात कर रहे हैं? बोलिए। तो आइसोक्वेंट प्रोडक्शन के लेवल पे होता है। जैसा व्यापारी है उतना में वो काम करके वो अपना खुश रहता है। समझे? प्रॉपर्टीज भी सेम तरीका का होगा कि टू आइसोक्वेंट कर्व कैनॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। आइसोक्वेंट कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आइसोक्वेंट कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझे? तो ये इंडिफरेंस कर्व के तरह ही होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन कभी भी खर्च करना चाहिए बजट लाइन के विदिन में। कमाई का लाइन को कहते हैं बजट लाइन। इनकम लाइन इज द बजट लाइन। यहां खर्चा करोगे इंडिकेट सेविंग, यहां खर्चा करोगे इंडिकेट, यहां खर्च करोगे इंडिकेट डेफिसिट। इंडिकेट 100 रुपया कमाई है, तुम 200 खर्चा कर देते, माइनस में नेक्स्ट चला गया, मरेगा। और 100 रुपया कमाई है, 30 रुपया खर्चा किए, बहुत बढ़िया बात, 70 रुपया बचा लिए। समझे क्या बोले? तो इंडिकेट करता है सेविंग। इनसाइड द बजट लाइन इंडिकेट सेविंग, आउटसाइड द बजट लाइन इंडिकेट डेफिसिट, और एट द बजट लाइन इंडिकेट नो सेविंग नो डेफिसिट।
इक्विलिब्रियम को शो करता है। इसी को कहते हैं बजट लाइन। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं बोलो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे बढ़े। नेक्स्ट है बजट इक्वेशन। बजट समझ पा रहे? दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बजट इक्वेशन। दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? अरे जितना इनकम रहता है उसी में बहुत कुछ करते हैं ना हम लोग। जितना इनकम उसी में बहुत कुछ करते हैं, इसको कहते हैं बजट इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? फिर पढ़े थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। सुन लो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा स्टेज जहां पे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा स्टेज जहां पे कस्टमर को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीका का कमोडिटी था, एक था सिंगल कमोडिटी और एक था टू कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी समझते हैं क्या? सिंगल कमोडिटी का मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट लिए, पैसा हमें देने में कब नहीं अखरेगा जब उतना को उसको वैल्यू मिलेगा। बोलते हैं ना, पैसा लिया तो क्या वो सामान दिया है, पैसा लिया तो क्या वो सामान क्वालिटी दिया है। इसी को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। माने प्रोडक्ट दिए और जो उससे पैसा लिए वो पैसा देकर के संतुष्ट है, इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। और कभी कभी दो को कमोडिटी दे देते हैं, क्या देते हैं भाई? समझ पा रहे? जैसे मोमो के साथ सूप दे देंगे, पियो सूप, पियो सूप के बिना। टू कमोडिटी समझ पा रहे? क्या बोलेंगे नहीं समझा? चाउमीन के साथ दे देंगे, वो क्या बोलते हैं? सॉस, कैडबरी। क्या बोल रहा है तुम लोग? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कौन सा कमोडिटी? टू कमोडिटी। मतलब दो कमोडिटी देकर के सेटिस्फैक्शन है। दो कमोडिटी देकर के क्या लिए भाई? सेटिस्फैक्शन उसको सेम लेवल का मिला, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कौन सा कमोडिटी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने समझे ऐसा सिचुएशन जहां पे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कब सेटिस्फैक्शन मिले? बोलते नहीं है साला पैसा ले लिया, घटिया माल दे दिया, माने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हुआ? पैसा लिया लेकिन जाने दो क्वालिटी है, जाने पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। ये सिंगल कमोडिटी या डबल कमोडिटी बोलते हैं ना, कमोडिटी भी तो ज्यादा दिया, जाने दो। मोमो ठीक था, बाकी सूप बढ़िया नहीं बनाया था, तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। या दोनों बढ़िया बनाया था, दोनों ये टू कमोडिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक गुड्स के बदले जब दूसरा गुड्स को रिप्लेस करेंगे, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स को रिप्लेस कर देना, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव कर चुके हैं प्रोडक्शन। अच्छे से सुनो भाई, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं प्रोडक्शन। अच्छे सुनो, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। वस्तु और सेवा का निर्माण करेंगे ना, वस्तु समझते हो? पेन बना दिए, ये बना दिए, सब वस्तु है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्या है? वस्तु है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, जिसको लगाना है लगा सकता है, इधर वस्तु रखा हुआ है। आइए, देख नहीं रहा है, ठीक है? क्यों? सुनो ध्यान से, जाते समय बोले हैं, इस समय नहीं। सुनो है, सुनो भाई, ये गुड्स है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या दे रहा है? सेवाएं, सर्विसेज। केबल कंपनी क्या दे रहा है? सर्विसेज। द एक्ट ऑफ मेकिंग, बालक मुंडी उठाओ, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के कुछ फैक्टर्स है जिसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के क्या क्या फैक्टर्स है भाई? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन करने का लैंड होना चाहिए, लेबर मैंने श्रमिक होना चाहिए, कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स द प्रोडक्शन, पैसा होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर मैंने जो रिस्क को लेगा, जो बिजनेस को इनोवेट करेगा। समझ पा रहे? इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? मोबन। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छे से सुनो, इनपुट और आउटपुट के संबंध को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लो ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? इसको बनाने वाला अंदर में जो सामान है वो क्या है? बना होगा ना किसी भी किसी चीज से, तो क्या छोड़ो ना, घर पे जाने छोटे समय देखना, समझा? तो आउटपुट समझता है, आउटपुट माने ये पूरा कंप्लीट, और इसको बनाने वाला सामान इनपुट है। दोनों के संबंध को कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं? डेफिनेशन था, प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप
प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बिटवीन इनपुट एंड प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीका का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन. Short run production, in the short run some factors are fixed and some factors are variable in nature. In the long run all the factors are variable in nature. शॉर्ट रन में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील. शॉर्ट रन में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील. इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर. लॉन्ग रन में उत्पादन के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं. शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है. शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है. लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का नियम लागू होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट का संबंध को शो करता है. कौन शो करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसको तीन प्रोडक्ट के माध्यम से समझ सकते हैं. टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट. बोलो क्या बोले? टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर. टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, माने साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ. एवरेज प्रोडक्ट माने टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर. टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, इसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट का बात आएगा माने पर यूनिट का बात चल रहा है. कैसे निकलेगा बालक? सुनो, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर. टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ. इसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट माने एडिशनल प्रोडक्शन. एडिशनल प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का तीन स्टेज है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव. बोलो क्या बोले? जोर से बोलो. रिलेशन समझना एपी और एमपी का. किसका रिलेशन समझना है? सुनो, एपी इंक्रीजेज, एपी एमपी ग्रेटर देन एपी. एपी बढ़ेगा तो एमपी उससे भी ज्यादा हो जाएगा. एपी डिक्रीजेज, एमपी लेस देन एपी, एमपी लेस देन एपी. और एपी मैक्सिमम, एमपी इक्वल टू एपी. एमपी इक्वल टू, बताओ, एपी इंक्रीजेज, एमपी ग्रेटर देन एपी. एपी डिक्रीजेज, एपी मैक्सिमम. नेक्स्ट हम लोग का था भाई टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशन. टीपी और एमपी. टीपी और टीपी मैक्सिमम, एमपी जीरो. टीपी मैक्सिमम, एमपी टीपी इंक्रीजिंग, एमपी पॉजिटिव. टीपी स्टार्ट फॉलिंग, एमपी नेगेटिव. टीपी स्टार्ट फॉलिंग, एमपी. किसका रिलेशन समझ रहे? टीपी और एमपी. टीपी और, बताओ, टीपी मैक्सिमम, टीपी इंक्रीजेज, टीपी डिक्रीजेज, एमपी नेगेटिव. नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. लॉ ऑफ रिटर्न टू, सुनो ध्यान से. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट के संबंध को जो दर्शाएगा उसको कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. लॉ ऑफ रिटर्न टू, इट इज एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन. इट इज एप्लीकेबल इन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. तीन तरीका का होता है, आईआरएस, सीआरएस, डीआरएस. बोलो क्या बोले? आईआरएस माने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सीआरएस माने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और डीआरएस माने डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. आईआरएस माने क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट. जितना इनपुट लगाए उससे ज्यादा आउटपुट पाए. जितना इनपुट लगाए उससे ज्यादा, इसको कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना बालक, जितना इनपुट लगाए उतना ही आउटपुट पाए. जितना इनपुट लगाए उतना ही, इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? जितना इनपुट लगाए उससे कम आउटपुट पाए. जितना इनपुट लगाए उससे कम, इसको हम क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. क्या कहते हैं भाई? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलिए. आगे बढ़े. नेक्स्ट हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सुन लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दो कंडीशन है. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है एम सी कर्व कट बिलो फ्रॉम एम आर कर्व. एम सी कर्व कट बिलो फ्रॉम, जिसको हम कहते हैं एम सी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग. जिसको हम कहते हैं एम सी कर्व इज कौन सा राइजिंग? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है एम आर इक्वल टू एम सी. सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है एम सी कर्व कट बिलो फ्रॉम कौन सा कर्व? एम आर कर्व. यही हम लोग का सेकेंड ऑर्डर, जिससे एम सी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग कहते हैं.
Break even point means neither profit nor loss. Neither profit. Shut down point means close the firm. Close the. When average variable cost not recovered in the short run. शॉर्ट रन में डेली का खर्चा नहीं चल रहा है, इससे अच्छा है कि फर्म को बंद कर दो, फर्म चलाने का दरकार नहीं है, डेली का खर्चा ही नहीं चल रहा, तो ऐसा बिजनेस करके क्या लाभ, ऐसा बिजनेस को बंद कर दो, इसको हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या कहते हैं? अब ब्रेक इवन पॉइंट माने नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट, इसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन पॉइंट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ, जो उत्पादन कर रहे हैं ना उसके लिए एक तो कीमत देना पड़ रहा है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? जिसमें आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, माने जिसके लिए हमने पैसा दिया, पेमेंट इनकर्ड फॉर द एक्सपेंडिचर, पेमेंट इनकर्ड फॉर द, पेमेंट मेड फॉर द एक्सपेंडिचर, जिसके लिए हम पैसा दिए उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट, जिसके लिए हम पैसा नहीं दिए, जो समझ में नहीं आ रहा कितना खर्चा लगा हुआ है, जिसके लिए पैसा हम नहीं दिए, जो समझ में नहीं आ रहा है, इसको इम्प्लिसिट। जैसे सैलरी ऑफ ओनर, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो एक तो महीना होता है ना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा खुद का घर है, इसमें पढ़ाई हो रहा है तो एक तो रेंट होता है ना, लेकिन देना नहीं पड़ रहा, देना, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस जोड़ दोगे तो आ जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या आ जाएगा? और एक तो बकवास हम लोग करते हैं कभी कभी, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? कभी कभी बकवास तो करते ही हम लोग, इसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा? माने कैरिंग वन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन लॉसिंग ऑफ अनदर। जैसे मान लो मेरे पास 5 लाख रुपया था तो हम बिजनेस में लगा दिए, हमारे पास 2 ऑप्शन था कि 5 लाख को या तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दे या तो बिजनेस कर ले। हमने बिजनेस में लगा दिया और बिजनेस मेरा फ्लॉप चला गया, खत्म हो गया, तो बोलेंगे ना कि साला गलती कर दी, उस पैसा को ना फिक्स डिपॉजिट कर देना चाहिए था। अरे कुछ नहीं तो 5 लाख खत्म नहीं होता, इंटरेस्ट मिलता। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हम ये पछता रहे हैं कि ये तो नहीं, पछता रहे हैं क्योंकि हमने एक अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको कहते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट, बकवास करना। समझे? इररिलेवेंट कॉस्ट माने क्या करना? बकवासी तो है, आपने पैसा नहीं लगाया, लेकिन बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी मेरे लिए चल जाता, तो भी हम लोग बकवास करते हैं कि साला फिक्स डिपॉजिट करते तो इतना नहीं ना कमाते। बेवकूफ इंसान, दोनों में होता है। आज बिजनेस में लगा तो आज पैसा पैसा कर दिए, समझा क्या बोले? आइए, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगा? कैरिंग ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन लॉसिंग ऑफ अनदर। संक कॉस्ट मींस इरिकवरेबल कॉस्ट। संक कॉस्ट मींस इरिकवरेबल। जैसे अपना घर है, घर का द्वार पे कल करवा दिए, तो कल का पानी चला चला के मजा लो, कल का पानी चला चला के मजा लो, पानी पियो, कल खराब, पैसा हजम, खत्म। इसको कहते हैं संक कॉस्ट। क्या कहते हैं? मुंह बंद रखो, तुम लोग से खारा ये पकड़ा नहीं बोले, सुना? टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? मुंह बंद करो, दीदी नहीं लिखवाए, लिखवा दे रहे, क्यों टेंशन में आती हो? उसका एग्जाम में आया था संक कॉस्ट, किसका पेपर पढ़ रहे थे परसों? टोटल कॉस्ट कैसे आएगा उसका पढ़ रहे थे उनका, सुना? टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मुंह बंद रखो एकदम। फिक्स कॉस्ट प्लस, फिक्स कॉस्ट क्या होता है रे बाबा? जो लगेगा ही लगेगा, बंद रखो तब भी लगेगा, चालू रखो तब भी लगेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करो तब भी उतना ही लगेगा, कम करो तब भी उतना ही लगेगा। फिक्स जो लगेगा ही लगेगा। वेरिएबल मैंने प्रोडक्शन करेंगे तो पैसा लगेगा, नहीं करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा कॉस्ट आएगा? टोटल कॉस्ट। कौन सा? तो टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या होता है? सैलरी, रेंट, सैलरी, वेरिएबल का रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस। फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ऐसा। फिक्स कॉस्ट का कर्व ऐसा होता है, देख लो, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। और वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है इन्वर्टेड एस। इन्वर्टेड किसका कर्व होता है भाई? वेरिएबल कॉस्ट। किसका? टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करेंगे, फिक्स कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो आएगा एवरेज कॉस्ट, इसको डिवाइड करेंगे एएफसी, इसको डिवाइड करेंगे एबीसी, इसको डिवाइड करेंगे एवरेज कॉस्ट, इसको डिवाइड करेंगे एएफसी, इसको डिवाइड करेंगे एबीसी। एवरेज कॉस्ट कैसे आया भाई? एवरेज कॉस्ट मींस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कॉस्ट पर यूनिट को क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट। क्या कहते हैं? इसका कॉस्ट कैसे आता है? ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू।
क्यू माने नंबर ऑफ आउटपुट, क्यू माने इसका कर्व होता है यू से, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन, जिसको दूसरे भाषा में कहते हैं लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, लॉ ऑफ रिलेटिव। तो इसका कर्व कैसा होता है यू से। एएफसी का कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लॉपिंग, बिकॉज ऑफ एएफसी रिड्यूस पर यूनिट, एएफसी रिड्यूस, एएफसी ना प्रत्येक यूनिट पे कम होता है, फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहेगा, पर यूनिट पे कम होते जाएगा, इसको एएफसी कहते हैं। और एबीसी का जो कर्व होता है ये होता है यू शेप, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? व्हेन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, व्हेन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। तो कभी कभी पूछता है व्हाई एबीसी कर्व इज यू शेप, तो बताएंगे एबीसी कर्व इज यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। व्हाई एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो बताएंगे एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लॉपिंग एंड एएफसी रिड्यूस पर यूनिट, एएफसी रिड्यूस, तमाम चीज लिखाया गया है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट है भाई? मार्जिनल कॉस्ट माने एडिशनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसका कर्व जो होता है यू शेप होता है, लेकिन प्यार से दिखाते हैं हॉकी स्टिक है, सुन रहे हो? इसका कर्व जो होता है यू शेप होता है, लेकिन प्यार से दिखाते हैं हॉकी स्टिक। प्यार से क्या दिखाते हैं? अभी हम लोग को रिलेशन समझना है एसी और एमसी, एसी और एमसी का रिलेशन समझना। सुना बताना, अभी अभी एपीएमपी का समझे थे ना, वैसा ही है। एसी इंक्रीजेज, एमसी ग्रेटर देन एसी, एसी एमसी इक्वल टू एसी, एसी डिक्रीजेज, एमसी लेस देन एसी, एमसी लेस देन एसी। डायग्राम तो बुक में बनाया गया है, ऐसे तो बनाया गया है, बनाया गया भाई। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है सुनो ध्यान से सुनिए, बोलने दीजिए, बोलने देगा भाई लोग। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या होता है? इन द लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल इन, लॉन्ग रन का कर्व कैसा होता है? यू शेप। कैसा होता है? इसको इनवेलप कर्व या प्लानिंग कर्व कहते हैं, इनवेलप कर्व या। और लॉन्ग रन का जो कर्व होता है उसको कौन भरता है? एसएससी कर्व। कौन भरता है? ऐसा होता है, देख लो, ऐसा बड़ा सा होता है, ऐसा इसको छोटा छोटा एसएससी कर्व भरेगा, देख रहे हो? ऐसे कराए थे, याद आ रहा? यहाँ से बीच से मिलवाए थे, ये सब टच करके जाएगा, टच करके। यू शेप होता है। कैसा होता है? फिलअप कौन करता है? एसएससी कर्व। एसएससी कर्व को क्या कहते हैं? प्लांट साइज। क्या कहते हैं? दो तरीका का इकोनॉमिक्स है, सुन लो। इंटरनल इकोनॉमिक्स, आप बढ़िया काम करिएगा आपको लाभ मिलेगा, आप बढ़िया काम करिएगा आपको लाभ मिलेगा, इसको कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। और आप खराब काम करिएगा आपको नुकसान होगा, इसको कहते हैं इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? तो इंटरनल इकोनॉमिक्स माने इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर फॉर्म, इफेक्ट ऑन द। इंटरनल इकोनॉमिक्स में आता है रॉ मटेरियल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी, मार्केटिंग इकोनॉमी, सेल्स इकोनॉमी, रिस्क स्प्रेडिंग इकोनॉमी, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंसिंग, रिस्क स्प्रेडिंग। ये सब अगर बढ़िया है तो आपको लाभ मिलेगा, ये सब खराब है तो आपको नुकसान होगा, इसको कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द ऑल फॉर्म। जैसे सरकार का कोई नियम आ गया सबको लाभ मिलेगा, सरकार का कोई खराब नियम आ गया या भगवान का कोई करिश्मा हो गया जैसे कोरोना, सबको नुकसान होगा, सबको। इसको कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, माने सब पे असर आएगा, सब पे। नेक्स्ट चैप्टर है रेवेन्यू। क्या है भाई? रेवेन्यू माने क्या होता है भाई? रेवेन्यू मींस इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट, फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट को बेच के जो भी पैसा मिलेगा उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। प्रोडक्ट को बेच के जो भी पैसा मिलेगा क्या कहते हैं? रेवेन्यू। तीन तरीका का है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। बोलो क्या बोले? टोटल रेवेन्यू मींस टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट, फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट को बेच करके जो टोटल कमाई होगा, प्रोडक्ट को बेच करके जो टोटल कमाई होगा इसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। अच्छे से सुनो, अब लास्ट का सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है, अच्छे सुनो, हम लोग लास्ट मोमेंट में पहुंच चुके हैं। टोटल रेवेन्यू मींस टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट,
टोटल रेवेन्यू मींस टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट को बेच करके जो भी कमाई होगा इसको क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू। क्या कहते हैं? एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा भाई? एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू माने एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू। रिलेशन समझना है इसका, रिलेशन अमॉन्ग टीआर, एआर एंड एमआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन या व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस स्थिर रहेगा तो क्या होता है? टीआर इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, टीआर इंक्रीजेज एट अ और प्राइस इक्वल टू द एआर एंड एमआर, प्राइस इक्वल टू द एआर इक्वल टू द एमआर, एआर इक्वल टू द। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? ये किसका रिलेशन है भाई? रिलेशन अमॉन्ग टीआर, एआर एंड एमआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। माने परफेक्ट कंपटीशन माने जहां पे भयानक कंपटीशन है, जबरदस्त लेवल का कंपटीशन है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। समझ पा रहे हैं? या व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज। नेक्स्ट हम लोग को रिलेशन समझना टीआर, एआर एंड एमआर का अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अंडर इम्परफेक्ट व्हेन प्राइस इज वेरिएबल, प्राइस इज जब प्राइस चेंजेज होगा। प्राइस क्या होगा? प्राइस चेंजेज में सुन लो, टीआर मैक्सिमम, एमआर जीरो। टीआर मैक्सिमम, एमआर जीरो। टीआर इंक्रीजेज, एमआर पॉजिटिव। टीआर स्टार्ट फॉलिंग, एमआर नेगेटिव। टीआर स्टार्ट फॉलिंग, एमआर नेगेटिव। नेक्स्ट चैप्टर था मार्केट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट किए थे। मार्केट से पहले था हम लोग का क्या चीज भाई? परफेक्ट कंपटीशन। क्या था? किसका बुक लिया है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन नहीं है? आपका क्या है? नहीं परफेक्ट कंपटीशन इसमें नहीं है। सुना, परफेक्ट कंपटीशन से पहले लिखा है मार्केट। मार्केट क्या होता है? सुन लो, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग। सुना, मार्केट एक जगह है, सुनो अच्छे से एकदम। मार्केट एक जगह है जहां पे कौन बैठा हुआ? सेलर। आप बाजार जा रहे हैं, आप कौन है? बाहर। कौन बैठा? सेलर। आप बाजार जा रहे हैं, आप कौन है? इसी को क्या कहते हैं? मार्केट। दोनों का आमना सामना होता है, दोनों का क्या होता है? और उनके बीच कीना बेची होता है, इसको कहते हैं मार्केट। क्या कहते हैं? मार्केट को कैसे बांट सकते हैं? मार्केट को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से तीन तरीका का मार्केट है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल, नेशनल। लोकल माने आसपास के बाजार, नेशनल माने देश में कहीं से भी, इंटरनेशनल माने बाहर के देशों से जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी के हिसाब से दो तरीका का मार्केट है, होलसेल, रिटेल। होलसेल थोक में कीनेंगे, थोक में बेचेंगे, ज्यादा मात्रा में कीनेंगे, ज्यादा में, इसको कहते हैं होलसेल। क्या कहते हैं? रिटेल। थोड़ा थोड़ा कीनेंगे, थोड़ा थोड़ा, इसको कहते हैं रिटेल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से होता है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट माने सुबह 2 घंटा खाली मछली बेचेंगे, वेरी शॉर्ट। शॉर्ट माने सुबह से लेकर 2 बजे तक बेचेंगे, शॉर्ट। और लॉन्ग माने 12 घंटा बेचेंगे, 12 घंटा बेचेंगे, लॉन्ग। वेरी लॉन्ग माने खुल गया तो खुल गया, 24 घंटा खुला रहेगा, वेरी लॉन्ग। समझा? तो टाइम के हिसाब से कितना तरीका का है? 4। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। कंपटीशन के हिसाब से 2 तरीका का मार्केट है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट माने जहां पे भयानक कंपटीशन है, मैनी बायर, मैनी सेलर, गुड्स आर होमोजेनियस, गुड्स आर नहीं खरीदने वाला का कमी नहीं, गुड्स कैसा रहेगा? सबके पास एक जैसा, सबके पास। इसको हम क्या कहते हैं भाई? परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है मोनोपोली, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय सिंगल सेलर। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय, जिस बाजार को एक ही सेलर चलाएगा उसको कहते हैं मोनोपोली। जैसे सीएससी रेलवे, सीएससी रेलवे, आरबीआई, सीएससी रेलवे, ये क्या भाई? मोनोपोली। क्या है? ऑलिगोपोली, द मार्केट विच, बात नहीं, ऑलिगोपोली, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय फ्यू सेलर, जिस बाजार को कुछ ही सेलर मिलकर चलाएगा, इसको क्या कहते हैं? ऑलिगोपोली। क्या कहते हैं? जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, समझ पा रहे? हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे क्या? ऑलिगोपोली। क्या है? नेक्स्ट है डिओपोली, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय 2 सेलर, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय, जिस बाजार को सिर्फ और सिर्फ 2 सेलर चलाएगा, 2 ही सेलर मिलकर चलाएगा, इसको कहते हैं डिओपोली। क्या कहते हैं? पेप्सी एंड कोको कोला, पेप्सी एंड, इसको क्या कहते हैं भाई? डिओपोली। क्या कहते हैं? बोलिए। एक है मोनोपोलिस्टिक, बालक लोग सुनो, मोनोपोलिस्टिक बोलने देगा भाई कि तुम नहीं बोलने देगा? मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? सुनो, मुंशी बाजार, सियालदा, जो भी बाजार में आप जाते हैं ना, जो भी बाजार में जाते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। मैनी बायर, मैनी सेलर, गुड्स आर होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, एक जैसा भी गुड्स रहेगा और अलग अलग भी गुड्स रहेगा, इसको कहते हैं एक जैसा को होमोजेनियस
अलग अलग को हेट्रोजेनियस, अलग अलग को ना ही खरीदने वाला का कमी, ना ही बेचने वाला का कमी। इसको क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक। क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? जहां पे भयानक कंपटीशन हो, जबरदस्त कंपटीशन हो, ऐसे मार्केट को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ए बालक मुंह बंद करेगा। ऐसे मार्केट को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स क्या हो सकता है भाई? लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, लार्ज नंबर ऑफ, ना ही खरीदने वाला का कमी, ना ही खरीदने वाला का कमी, ना ही गुड्स आर होमोजेनियस, गुड्स आर, सबके पास गुड्स एक जैसा रहेगा। बालक क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? पीडीएफ बना के लिखा हुआ सब मिल जाएगा, पहला चैप्टर से लास्ट तक पीडीएफ बनाते हुए मिल जाएगा। जो वीडियो से करे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। सुनो ध्यान से, मुंह बंद करके रहो, मोबाइल को कंट्रोल करो, मोबाइल रखो उसके बाद दे दो। सुनो, गुड्स आर होमोजेनियस है, गुड्स आर होमोजेनियस, इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट। प्राइस एक तय करता है, प्राइस टेकर मार्केट है। प्राइस तय करता है माने जो प्राइस मिल रहा हो ले लो, जो मिल रहा हो। तो पहला क्या भाई? मनी बायर, मनी सेलर, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, गुड्स आर होमोजेनियस, इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट, इट इज अ प्राइस फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड। ऐसा बाजार में अपना दुकान हमेशा के लिए खोल सकते हो, पुराना दुकान बंद कर सकते हो। सुना ध्यान से, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस तय होता है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई, तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। और डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा। और जितना डिमांड उतना सप्लाई, जितना डिमांड तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो प्राइस कैसे तय होगा परफेक्ट कंपटीशन में? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड परफेक्ट कंपटीशन में दो तरीका का इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में तीन सिचुएशन होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट माने भयानक प्रॉफिट हो रहा है, जबरदस्त लेवल का प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आपस में आप लोग बात करिएगा, बालक आपस में बात करिएगा तो नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे? अच्छे से सुनिए। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में कितना तरीका का भाई प्रॉफिट है? भाई तीन। कौन कौन? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट माने टीआर ग्रेटर देन टीसी, टीआर ग्रेटर देन या एआर ग्रेटर देन एसी। टीआर माने टोटल रेवेन्यू, टीआर माने, टीसी माने टोटल कॉस्ट। टीसी माने 10 रुपया लगाए थे मिल रहा 100 रुपया, 10 रुपया लगाए थे मिल रहा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, 10 रुपया लगाए थे मिल रहा 100 रुपया, 90 रुपया प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? और एक है नॉर्मल प्रॉफिट, टीआर इक्वल टू टीसी, जितना कमाए उतना ही खर्चा, माने 100 रुपया लगाया तो 100 रुपया मिला, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट, या इसको कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। और जितना लगाया उससे कम मिला, टीआर लेस देन टीसी। 100 रुपया लगाए थे 20 रुपया मिला, कितना लॉस हो गया? 80। कितना लॉस हो गया? इसको कहते हैं मिनिमम लॉस। क्या कहते हैं? या इसको दूसरा भाषा में कहेंगे एआर लेस देन एसी, एआर लेस देन एसी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम कैसे होगा? देखो ये प्राइस लाइन है, परफेक्ट कंपटीशन का ये प्राइस लाइन है। एवरेज कॉस्ट नीचे से जाएगा ऐसे, मार्जिनल कॉस्ट बीचों बीच जाएगा। यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, इसको मिला दो। ये जो एरिया है प्रॉफिट का है, ये जो एरिया किसका है? किसका डायग्राम है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। किसका डायग्राम है? नॉर्मल प्रॉफिट का ये डायग्राम होता है। देखो कमाई है तो कॉस्ट नीचे से गया है, कमाई है तो कॉस्ट, यहाँ तो कमाई नहीं है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस है, तो यहाँ टच करके जाएगा ऐसे, एवरेज कॉस्ट टच करके जाएगा, बीचों बीच कौन सा कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा करके मिला दो, हो गया। किसका भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। किसका है? लॉस। सुनो, प्रॉफिट हुआ तो नीचे से गया, प्रॉफिट हुआ तो नीचे से गया। बालक लोग डिस्टर्ब मत करिए, पढ़ाने दीजिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और ऐसा क्लास चलेगा तो पूरा चैप्टर वाला तो हम बता देंगे, जिनको मन नहीं करेगा वीडियो शूट होगा देख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं? उस दिन मत आइएगा, बट ऐसा मत करिएगा। सुनिए, किसका बात कर रहे भाई? मिनिमम लॉस। किसका बात कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं? क्योंकि औकात होना चाहिए पचाने का, कुछ बच्चे को औकात नहीं होता है पचाने का, तो कोई बात नहीं, उस दिन मत आइए, बाद में वीडियो पट करके देख लीजिएगा। किसका बात कर रहे भाई? मिनिमम लॉस। किसका बात कर रहे हैं? तो मिनिमम लॉस कैसे निकलेगा? इसको एवरेज कॉस्ट हवा में कर दीजिए,
एवरेज कॉस्ट क्या कर दीजिए, नीचे से जा रहा था प्रॉफिट, टच करके जा रहा था नॉर्मल प्रॉफिट, ऊपर कर दो लॉस हो जाएगा, ऊपर कर दो लॉस, बीचों बीच मार्जिनल कॉस्ट यहां से ऐसे मिला देंगे, यहां से ऐसे मिला देंगे, ये क्या मिनिमम लॉस है, क्या है। नेक्स्ट है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एक ही चीज होता है उसमें, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम सेम बनेगा बट एसी की जगह हो जाएगा एलएससी और एमसी की जगह हो जाएगा एलएमसी, माने ये वाला होगा नॉर्मल प्रॉफिट, एमसी की जगह एलएमसी, एसी की जगह एलएससी। नॉर्मल प्रॉफिट माने टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड, किसका बात किया, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर। नेक्स्ट है मोनोपोली, नेक्स्ट है ये लास्ट टॉपिक है, अच्छे सुनो, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोली का क्या फीचर्स है सुनो, सिंगल सेलर मैनी बायर, सिंगल सेलर बेचने वाला एक जन, खरीदने वाला बहुत जन, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऐसा माल दूसरा के पास नहीं मिलेगा, इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट, प्राइस को ये खुद तय करता है, इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सभी लोग नहीं आ सकते, ऐसा बिजनेस में सभी लोग सरकार रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज पॉसिबल, उसी सेवा के लिए, उसी सर्विसेज के लिए, उसी गुड्स के लिए किसी से कम लेंगे, किसी से ज्यादा लेंगे, इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। जैसे देखिए डॉक्टर वही रहता है, किसी हॉस्पिटल में कम लेता है, किसी हॉस्पिटल में सेवाएं तो सेम देता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में, सिर्फ और सिर्फ। इसके अंदर भी दो तरीका का इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन मोनोपोली में भी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में तीन सिचुएशन होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस, डेफिनेशन सेम तरीका का होगा, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, डायग्राम अलग बनेगा, डायग्राम क्या बनेगा अलग, सुना कैसे बनेगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में भी तीन सिचुएशन होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। देखो ध्यान से डायग्राम कैसे बनेगा, इसका जो कर्व होता है, इसका जो कर्व होता है ये है आपका एआर एवरेज रेवेन्यू, ये है एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे प्रॉफिट दिखाना है तो एवरेज कॉस्ट इधर से जाएगा, बीचों बीच मार्जिनल कॉस्ट, बीचों बीच मार्जिनल कॉस्ट, ऐसे करके मिला दो, ऐसे करके मिला दो, ऐसे करके मिला दो, समझ रहे, ऐसे करके मिला दो, ये क्या हो गया भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का भी दो ठो ऐसे टान लो, एआर ये एमआर, अब यहाँ तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब प्राइस लाइन से टच करके जाएगा, यहाँ से पार करा दो, यहाँ से ऐसे मिला दो, यहाँ से मिला दो, समझे, ये क्या हुआ नॉर्मल प्रॉफिट, क्या हुआ, और लॉस का ऐसे हो जाएगा एआर एमआर, लॉस करना तो हवा में करो, उड़ा दो, यहाँ पे ये टच करके गया तो नॉर्मल प्रॉफिट, नीचे से गया तो सुपर नॉर्मल, तो हवा में उड़ा दो उसको, बीचों बीच मार्जिनल कॉस्ट मिला दो, ऐसे देख रहे हो, मिला दो, यहाँ से टानो इसको, यहाँ से ऐसे टानो, समझा क्या बोल रहे हैं, ये क्या मिनिमम लॉस, क्या है मिनिमम लॉस, डेफिनेशन सेम तरीका से लिखना है, डायग्राम खाली अलग हो जाएगा। इसके अंदर होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, क्या होता है भाई लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में यहाँ दो ही सिचुएशन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माने टीआर इक्वल टू टीसी और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट माने टीआर ग्रेटर देन टीसी, डायग्राम सेम तरीका का होगा, समझ पा रहे हैं, और एमसी की जगह हो जाएगा एलएमसी और एसी की जगह हो जाएगा एलएससी, क्लियर, अंतर यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसमें हम लोग का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे पॉसिबल कब है भाई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ टेंडेंसी ऑफ मोनोपोलिस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ टेंडेंसी ऑफ मोनोपोलिस्ट का ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, टेंडेंसी है, व्हेन सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम सर्विसेज, सेम सेवाएं के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस को चार्ज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या कहते हैं, जैसे सीएससी देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम सेवा का दे रहा, कोई कम जलाता है ना तो उसको सस्ता भाव लगाता है, जैसे मान लो कोई कम जलाया तो उसको 3 रुपए का भाव लगा दिया, कोई 100 यूनिट जलाया तो 3 रुपए का भाव 300, कोई 200 यूनिट जलाया मैंने फ्रिज वाला माल लग रहा है, इसको 5 रुपए का भाव लगा, कितना हो गया 1000, 3 रुपए का भाव से 600 होना चाहिए, नाम कितना हो गया 5 का भाव लग गया, तो प्राइस में भेदभाव हुआ ना, उसी वोल्टेज का उसी टाइप को इलेक्ट्रिसिटी इसको दिया होगा,
उसी टाइप का उसको भी दिया होगा, लेकिन वो ज्यादा यूज किया। मैंने मलदार पार्टी हो भाई तुम। फ्रिज चलाता है, फ्रिज का पानी पीता, मैंने गरीब नहीं है, चार्ज बढ़ाओ इसका, समझ रहा? हाँ जी। एसी वाला माल है, 300 यूनिट जला, लगाओ 9 रुपया करके, इससे 27 चलो। समझा क्या बोले? 3 का भाव नहीं 9। तो इसी को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझा क्या बोले? लेकिन हम लोग को क्या लगता है, हम ज्यादा जलाए तो ज्यादा आ गया, कम जलाए तो। ह्यूमन टेंडेंसी अलग होना चाहिए। इसको पीडी को पॉसिबल करने के लिए ह्यूमन टेंडेंसी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का 3 गो डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कितना डिग्री है? कौन कौन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी के साथ हम लोग का पूरा लेक्चर इकोनॉमिक्स का खत्म होता है। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा वापस से। क्या बोल रहे हैं? रुक जाइए।